विद्यापति गांव में मुखिया सज्जन सिंह अपने गांव वालों के साथ काफी अच्छे से पेश आया करता और उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार रखता था, जिस वजह से गांव वाले भी हर वक्त उसके लिए हाजिर रहते। गोपाल, शाम ढल चुकी है। कभी कभी तो तुझे खेतों में इतनी देर तक काम करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि तू मेरा अपना बेटा है। मालिक, थोड़ा सा काम रह गया था तो सोचा आधे घंटे और निकाल के करता जाता हूँ, वरना कल फिर आधा दिन इसी में निकल जाएगा। मालिक, आप भी तो हमें अपनों जैसा प्यार देते हैं, तो भला हम आपके काम में काम चोरी क्यों करें? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अपनापन लगता है। गोपाल और सुनंदा मुखिया सज्जन सिंह के खेतों में काम करके अपना जीवन काट रहे थे और अपने 2 बच्चों का पेट भी पाल रहे थे। एक रोज सज्जन सिंह सुबह सुबह घर के बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसकी पत्नी चिल्लाते हुए उसके पास आती है। अजी देखिए ना, आज फिर से राजू को कुछ हो गया है। बैठे बैठे अचानक गिर गया। काफी देर से कुछ बोल नहीं रहा था, तो मुझे लगा ही था कि कुछ हो न जाए मेरे लाल को। अभी इसे अपने गणेश के पास ले चलते हैं, वहीं से कुछ दवा दे देगा। उसके बाद 2-4 दिन में तो शहर जाने का प्लान बनाया ही है मैंने। कोई जरूरत नहीं इसे कहीं लेकर जाने की। अभी कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, उसके बाद जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो राजू के भले के लिए ही कह रहा हूँ कि इसका इलाज शहर में होना चाहिए। लेकिन हमारा राजू इलाज से नहीं बल्कि एक ऐसी विद्या से ठीक होगा जो मैंने एक सिद्ध बाबा द्वारा पता लगाई है। हमें सिर्फ 4 लोगों की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद उन्हें नदी में बहा देना होगा। अपनी पत्नी ललिता की ऐसी बातें सुनकर सज्जन सिंह लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम लोगों को मारने की बातें कर रही हो और अपने बेटे को ठीक करने की बातें कर रही हो। अरे, इससे तो हमें घोर पाप लगेगा और ये कभी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा ये और पाप का भागीदार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ठीक है, फिर तुम अपनी इस उम्र में दूसरी शादी करने के लिए तैयार रहो। मैं तो चली अपने बेटे को लेकर मायके। सज्जन सिंह लाचार मजबूर हो चुका था। वो अपनी पत्नी की बातों को सुनकर परेशान होकर उसे हाँ कह देता है, लेकिन उसे अब इस बात की चिंता होने लगी थी कि वो किन लोगों की बलि देगा, और अगर ऐसा करेगा तो क्या ये सही होगा? क्या उसका बीमार बेटा ठीक हो जाएगा? दरअसल राजू मानसिक रोगी था और मुखिया की पत्नी राजू का इलाज करवाने की बजाय अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास कर रही थी। अब अगली सुबह, राम राम मुखिया जी। गोपाल के राम राम कहने पर मुखिया कुछ भी नहीं बोलता। मुखिया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, बस थोड़ी तबीयत खस्ता है, बाकी सब ठीक है। मुखिया की बातें सुनकर गोपाल और उसकी पत्नी खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह इस बात को लेकर चिंतित था कि आखिर वो किन 4 लोगों की बलि दे। अब सुबह से शाम हो चुकी थी। रात को ही पूजा अनुष्ठान के साथ बलि दी जानी थी और सज्जन सिंह की पत्नी ललिता उसे बार बार टोक रही थी। जी, आपको रात के 12 बजे वाली पूजा याद तो है ना? रात के 12 बजे हमें 4 लोगों की बलि देनी है। अब वो 4 लोग कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, और खाना पीना छोड़ने से आपको अगर लगता है मैं मान जाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं मायके जरूर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, और जाओ यहाँ से। सज्जन सिंह के इतना कहते ही उसकी पत्नी ललिता वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम गोपाल और सुनंदा खेत से काम करके घर जाने लगते हैं तो वो मुखिया जी से मिलते हुए जाते हैं। मुखिया जी, आज थोड़ा राशन चाहिए था। घर में अनाज नहीं है और हम तो भूखे भी सो जाएं, लेकिन बच्चे भूखे नहीं सो पाते। जी, 1 बोरी गेहूं और आधा बोरी चावल चाहिए था, ज्यादा कुछ नहीं। और थोड़ी सी दाल मैं खुद ले लेता हूँ, आप फिक्र ना कीजिए मुखिया जी। अरे गोपाल और सुनंदा, जरा सुनो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज की दावत मेरे यहाँ है। तुम घर जाकर नहा धोकर अपने बच्चों के साथ घर आ जाओ, और हाँ, किसी को बताना मत कि तुम मेरे घर दावत पर आ रहे हो। बस मैंने तुम्हारे घर के लोगों को ही बुलाया है। लेकिन किस बात की दावत मुखिया? तू तो अपना है। अब तुझे
घर पर कुछ खिलाने के लिए बुला लिया तो तू उस पर भी सवाल कर रहा है? जा, जल्दी से नहा धोकर अपने परिवार के साथ आ जा। गोपाल और सुनंदा खुशी खुशी घर जाते हैं, नहाते धोते हैं और अपने बच्चों के साथ सज्जन सिंह के घर आ जाते हैं। सज्जन सिंह भी गोपाल के परिवार का खूब आदर सम्मान करता है और रात को वहीं रुकने के लिए कहता है। मुखिया की बातें सुनकर गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुखिया के घर ही रुक जाता है। लेकिन इस रात मुखिया उन चारों की बलि चढ़ाकर विधि विधान के साथ नदी में बहा देता है और गांव में हल्ला करवा देता है कि वो मुखिया के पैसे लेकर भाग गया है। गांव वाले भी मुखिया पर विश्वास कर लेते हैं। अब करीब 6 महीने बाद, अरे गांव में ये कैसी अनहोनी हुई? तालाब के पास एक लाश मिली है। अरे काकी, आपको पता नहीं है क्या? पिछले कुछ समय से जंगल के बीचों बीच जो तालाब है, वहाँ रात के समय जो कोई गुजरता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। कई लोगों के मुंह से ये तक सुना है कि उस तालाब में भूतों का परिवार नहा रहा होता है, जिसे अगर कोई देख ले तो बस उसकी मौत निश्चित है। इस हादसे के बाद धीरे धीरे गांव के कई और लोगों की मौत होने लगती है। मुखिया समझ जाता है कि ये सब गोपाल और उसका परिवार कर रहा है, क्योंकि मुखिया का मानसिक रोगी बेटा तो ठीक नहीं हो पाया, लेकिन गांव में जिस तरह से मौत हो रही थी वो घबरा जाता है। ना जाने हमारा बेटा कब ठीक होगा। हमने गांव के एक परिवार की बलि तक दे दी, फिर भी हमारा बेटा ठीक नहीं हुआ, और वो ज्ञानी सिद्ध बाबा तो न जाने कहां से कहां गायब हो गए। अब अगर अपना मुंह खोला तो चप्पलों से मारूंगा। तुम्हारी बात मानकर मैंने एक बेकसूर परिवार को मौत के घाट उतार दिया, और वो परिवार अब अपना बदला लेने के लिए गांव के लोगों को मार रहा है। इसमें मेरी गलती है कि तुम जैसी औरत से मेरी शादी हुई। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये औरत समझने को तैयार ही नहीं होती। अब हमें जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़ना होगा, वरना जल्द ही हम लोग भी मरने वाले हैं। जान है तो जहान है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पिछले काफी समय से तालाब में रह रहे भूत और चुड़ैल के बारे में सुन रही हूँ। भगवान गांव के लोगों को उन बुरी शक्तियों से बचाए। देर रात होते ही सज्जन सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए शहर का रास्ता अपनाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। सामने मुझे कुछ नजर आ रहा है, तुम्हें भी कुछ दिखा क्या? सज्जन सिंह और ललिता एक दूसरे को देखकर हैरान थे कि सामने भूतों का परिवार खड़ा था और वो उनके सामने आकर उनके बेटे का गला पकड़ लेता है। अब तो मौत निश्चित है। जिस तरह हमारे परिवार को तुम लोगों ने खत्म कर दिया, हमारी गलती क्या थी? ईमानदारी, नेकी और इज्जत जो हमने आपको दी। ये सब बताने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। इन सभी को मार दो। इतना सुनते ही भूत मुखिया के बेटे को मार डालता है और चुड़ैल ललिता की तरफ बढ़ती है। तभी भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है। अरे नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? इनका बेटा मर गया, अब ये दोनों तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएंगे। इन्हें मारने की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम अपने बेटे के जाने के गम को सहते रहो। सज्जन सिंह और ललिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखकर बेसुध हो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों गांव वालों को सब सच सच बता देते हैं। ये महज धन दौलत खेत खलियान का मैं क्या करूंगी जब मेरे पास मेरा बच्चा ही नहीं रहा। मेरी खुशी छिन चुकी है। मैंने कभी एक परिवार की खुशी छीनी थी और आज उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। हे भगवान, ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैं कभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाऊंगी। ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? जिस मुखिया जी पर हम इतना विश्वास करते थे, उन्होंने ही गोपाल के परिवार को मार डाला है। प्रभु, और आज उनके साथ ये क्या हो गया? हुआ तो वही है जो इन्होंने किया था। अब ये सारी जिंदगी अपने बच्चे के गम में जिंदगी काटेंगे और रोते रहेंगे। कभी इन्होंने एक परिवार को मारने से पहले सोचा तक नहीं था। इसलिए काकी, ऐसे लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ। सज्जन सिंह और उसकी पत्नी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। वो अपने इकलौते मानसिक रोगी बेटे राजू को भी खो चुके थे, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने एक मासूम परिवार की जान ली थी, जिन्हें उनके मौत का कारण तक नहीं पता था। और कुछ समय बाद वही दोहराया गया और आज मुखिया और उसकी पत्नी इस हाल में हैं, जो अपने धन दौलत महल सब कुछ को त्याग चुके थे।